नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं जो जो पहली नज़र में शायद थोड़े अटपटे लगे, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे पास हिंदी में लिखे कुछ सूत्र हैं जो एकांत, आत्मबोध और सफलता के बारे में एक अलग ही नज़रिया पेश करते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इन सूत्रों को खोलकर ये समझना है कि भीड़ से अलग चलने का जो जोखिम है और अकेले में खुद को खोजने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका सफलता से आखिर क्या और कैसा रिश्ता है। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल मतलब आज के दौर में और भी जरूरी हो जाता है, जहां हर तरफ इतना शोर है और कनेक्टेड रहने को ही सफलता की पहली शर्त माना जाता है। ये सूत्र हमें चुनौती देते हैं कि हम इस मान्यता पर सवाल उठाएं और सोचें कि क्या कामयाबी का असली खजाना कहीं और छिपा है। तो चलिए पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं, जो कहता है भीड़ हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाती। अक्सर मंजिल वही पाता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। ये बात मुझे थोड़ी सी अटकती है, क्योंकि बचपन से लेकर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक हमें तो हमेशा टीम वर्क की। हाँ, कोलैबोरेशन की ताकत के बारे में सिखाया जाता है। बिल्कुल, ये विचार तो उसके एकदम उल्टा जा रहा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही यही इस विचार की खूबसूरती है। देखिए, यहाँ अकेले चलने का मतलब टीम वर्क का विरोध करना नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है सोच की मौलिकता। जब कोई नया रास्ता बनता है, कोई नई खोज होती है, तो उसकी शुरुआत अक्सर एक व्यक्ति के दिमाग में एक अकेले विचार के रूप में होती है। भीड़ तो वो तो बने बनाए रास्तों पर चलना पसंद करती है। क्योंकि वो सुरक्षित होता है। हाँ बिल्कुल, वो सुरक्षित होता है, टेस्टेड होता है। हाँ, एक तरह का कंफर्ट जोन। जब सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हों तो लगता है कि हम सही जा रहे होंगे। और जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। अगर रास्ता गलत भी निकला तो इल्जाम किसी एक पर नहीं आता। ठीक यही बात, ठीक यही बात। और उसी सुरक्षा के घेरे को तोड़ने के लिए ही हिम्मत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं है, ये बौद्धिक और भावनात्मक हिम्मत है। ये हिम्मत है गलत साबित होने के डर का सामना करने की, लोगों की आलोचना सुनने की और उस अनिश्चितता में बने रहने की जब आपके पास कोई नक्शा नहीं होता। सोचिए, जब गैलीलियो ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो पूरी भीड़, पूरा समाज उनके खिलाफ था, पर मंजिल पर तो वही पहुंचे। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब इतिहास में बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन तो भीड़ के साथ ही हुए हैं। अगर हर कोई अकेले ही चलने लगे तो कोई बड़ा बदलाव वो कैसे आएगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, जहां हमें भीड़ और एकजुट समुदाय में फर्क करना होगा। भीड़ वो बिना सोचे समझे अनुसरण करती है, जबकि एक समुदाय वो एक साझे विजन के लिए इकट्ठा होता है, और वो विजन भी अक्सर किसी एक व्यक्ति के अकेले चलने के साहस से ही पैदा होता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी, उन्होंने पहले अकेले उस रास्ते पर चलने की हिम्मत दिखाई, तब जाकर एक पूरा समुदाय उनके पीछे चला। अच्छा, तो ये सूत्र टीम वर्क के खिलाफ नहीं, बल्कि वैचारिक अंधानुकरण के खिलाफ है। समझ गई। मतलब पहले एक मौलिक विचार का अकेले जन्म लेना जरूरी है, फिर भले ही उसे साकार करने के लिए लोगों का साथ लिया जाए। और ये हिम्मत जुटाना ही शायद सबसे मुश्किल है। शायद इसीलिए अगला सूत्र अकेलेपन को एक डर की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखने की बात करता है। सूत्र है, अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का मौका है। यही इंसान समझता है वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है। ये तो अकेलेपन की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ अकेलापन यानी लोनलीनेस की बात नहीं हो रही है, जो एक दर्दनाक एहसास है। यहाँ एकांत यानी सॉलिट्यूड की बात हो रही है, जिसे हम खुद चुनते हैं। लोनलीनेस एक मजबूरी है, सॉलिट्यूड एक चुनाव है। आज की दुनिया में हम अकेले होने से इतना डरते हैं कि जैसे ही 2 मिनट का खाली समय मिलता है, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। हम लगातार बाहरी आवाज़ों से, नोटिफिकेशन से और दूसरों की जिंदगियों से खुद को भरते रहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि अंदर की आवाज़ सुनने से डर लगता है। और जब तक ये बाहरी शोर चलता रहेगा, आप अंदर की आवाज सुन ही नहीं सकते। एकांत वो मौका है जब आप दुनिया का वॉल्यूम कम करते हैं ताकि आप खुद को सुन सकें। मैं क्या चाहता हूं? ये सवाल तो फिर भी आसान है। असली गहराई दूसरे सवाल में है, मैं ये क्यों चाहता हूं? क्या मैं ये इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरे दोस्त भी यही कर रहे हैं, या मेरे माता पिता यही चाहते थे, या समाज में इसी चीज की इज्जत है, या फिर ये सच में मेरी अपनी इच्छा है? क्यों का जवाब ही शायद हमारी असली मोटिवेशन तय करता है। अगर क्यों बाहरी है तो शायद हम बीच रास्ते में ही थक जाएंगे, और अगर क्यों अंदरूनी है तो मुश्किलों के बावजूद टिके रहेंगे। बिल्कुल, इसे ही तो आत्म जागरूकता कहते हैं। बिना इस स्पष्टता के हम दूसरों के सपनों की जिंदगी जी रहे होते हैं।
और ये स्पष्टता वो शोर में नहीं मिल सकती। वैसे वैज्ञानिकों का भी मानना है कि जब हमारा दिमाग बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्त होता है, तब वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यही वो अवस्था है जब सबसे ज्यादा रचनात्मक विचार और आत्मविश्लेषण होता है। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसका एक न्यूरोलॉजिकल आधार भी है। ये बहुत दिलचस्प है। तो एकांत एक तरह से हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन जैसा है, और जब हम खुद को इस तरह समझ लेते हैं तो शायद बाहरी दुनिया से निपटना आसान हो जाता है। इसी से अगला सूत्र जुड़ता है, जब दुनिया शोर मचाती है तब खुद के साथ बैठना सीखो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। खुद को जीतना, ये सुनने में बहुत बड़ा और किसी योद्धा जैसी बात लगती है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब किसी पहाड़ पर जाकर तपस्या करना नहीं है। नहीं। खुद को जीतने का एक छोटा सा उदाहरण रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकता है। जैसे जब आप कोई जरूरी काम कर रही हैं और फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आए, उस पल में उस फोन को उठाकर देखने की जो तीव्र इच्छा होती है, उस इच्छा को रोककर अपने काम पर वापस लौट जाना ही खुद को जीतने की एक छोटी सी प्रैक्टिस है। मतलब अपनी तात्कालिक इच्छाओं पर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर काबू पाना। हाँ, अपने मन के भटकाव, अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव और अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पाना ही खुद को जीतना है। बाहरी दुनिया का शोर क्या है? वो सिर्फ ट्रैफिक का शोर नहीं है। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर होने वाली जलन है। वो दूसरों की राय का दबाव है। वो जल्दी से सफल होने की बेचैनी है। जब आप इस बाहरी शोर के बीच शांत रह पाते हैं, तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर कोई खुद को जीतने में इतना डूब जाए कि वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाए, क्या सफलता के लिए दुनिया की नब्ज पर हाथ रखना जरूरी नहीं होता? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन की बात की है। खुद को जीतने का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे प्रभावित हुए बिना काम करना है। इसे मनोविज्ञान में आंतरिक नियंत्रण बिंदु कहते हैं, मतलब इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि व्यक्ति यह मानता है कि उसकी जिंदगी का नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों के हाथ में नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों और प्रतिक्रियाओं के हाथ में है। तो वो दुनिया से कटता नहीं, बल्कि दुनिया के बीच ज्यादा मजबूती से खड़ा होता है। एक जहाज जो तूफान में इसलिए नहीं बचता कि वो बंदरगाह में छिपा है, बल्कि इसलिए बचता है क्योंकि उसका कप्तान शांत है और उसे पता है कि जहाज को कैसे चलाना है। वाह, खुद को जीतना उस कप्तान की तरह बनना है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो मतलब असली लड़ाई बाहर के तूफान से नहीं, बल्कि अंदर के कप्तान से है। चलिए, अब इन सबको जोड़ते हैं। हमने अकेले चलने की हिम्मत की, एकांत में खुद को समझा, अपने मन पर काबू पाया। तो अब क्या? इसका व्यवहारिक नतीजा क्या है? यहीं पर आखिरी सूत्र आता है जो कहता है, आज चुपचाप मेहनत करो, कल तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। और ये सूत्र या आज के पर्सनल ब्रांडिंग और बिल्ड इन पब्लिक के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और शायद सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। आज हर कोई अपनी प्रक्रिया का ढिंडोरा पीटना चाहता है। हर छोटे कदम को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वैलिडेशन चाहता है। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। आज तो कहा जाता है कि आपको पहले दिन से ही अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आप चुपचाप काम करेंगे तो किसी को पता कैसे चलेगा? तो सच में बढ़ाता है, जो एकाग्रता की मांग करता है और जो वाकई जो असल में वैल्यू पैदा करता है। यह सूत्र डीप वर्क का आह्वान है। ये कहता है कि अपनी ऊर्जा बाहरी वैलिडेशन पाने में खर्च मत करो, उसे अपने काम की गुणवत्ता को असाधारण बनाने में लगाओ। और सफलता शोर मचाएगी का मतलब ये है कि जब आपका काम एक खास स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, वो काम खुद एक चुंबक बन जाएगा। लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। सोचिए, एक बेहतरीन लेखक, एक महान संगीतकार या एक कुशल कारीगर, उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वे कितने अच्छे हैं। उनका काम, उनकी रचना ही उनका सबसे बड़ा विज्ञापन बन जाती है। ये धैर्य का दर्शन है। ये उस आत्मविश्वास से आता है कि अगर नींव मजबूत है तो इमारत की बुलंदी दुनिया को अपने आप दिखेगी। हर ईंट रखने के बाद ताली बजवाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से पहले के सभी विचारों का निचोड़ है। भीड़ से अलग होकर एकांत में खुद को समझना, अपने मन को जीतना और फिर उस आंतरिक शक्ति और स्पष्टता को अपनी मेहनत में इस तरह लगाना कि अंत में परिणाम बोलें, आप नहीं।
आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। ये एक पूरी यात्रा है। पहले बाहरी शोर से हटना, फिर आंतरिक स्पष्टता पाना और अंत में उस स्पष्टता को फोकस्ड एक्शन में बदलना। मतलब सफलता की सबसे जोरदार आवाज अक्सर सबसे शांत कमरों से आती है। से शुरू हुआ, फिर हमने एकांत को डर नहीं बल्कि खुद को खोजने का एक शक्तिशाली अवसर माना। हमने आंतरिक विजय के असली मतलब को समझा और अंत में जाना कि कैसे खामोशी से की गई साधना ही सबसे गूंजने वाली सफलता का आधार बनती है। संक्षेप में कहें तो ये सामग्री हमें सिखाती है कि महानता की जड़ें वो बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि व्यक्ति के गहरे आंतरिक संसार में होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम अक्सर तभी होता है जब कोई और नहीं देख रहा होता है। ये एकांत को अपनाने और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का न्योता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सूत्रों के अनुसार जो खुद को जीत लेता है वो दुनिया जीत सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सच है तो हम सबकी जिंदगी की पहली, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई असल में है किसके साथ?